कभी सोचा भी नहीं था अगर किसी दिन मैं अस्पताल पहुंच जाऊंगी तो मेरे पीछे घर, बच्चे और सौरभ का क्या होगा। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। क्या हुआ था आखिर उस दिन, जानने के लिए आपको ये पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तनीषा, मैं ये कह रहा था कि तुम एक बार बड़ी भाभी से बात करोगी क्या, अगर वो आ सके तो, लड़खड़ाती हुई जबान से सौरभ ने कहा। और उनकी बात सुनते ही मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। आने को तो वो आ सकती है सौरभ, लेकिन बच्चों की पढ़ाई खराब होगी। और वैसे भी उनका देसी रहन सहन तुम्हें पसंद नहीं आता ना, इसीलिए मैं उन्हें बोलना नहीं चाहती। आप देख लीजिए, दीदी को बुलवा लीजिए। वैसे मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं तो सो रही हूँ। और हाँ, दीदी को याद करके फोन कर लीजिएगा। इतना कहकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का प्रयास करने लगी। यह अलग बात है कि नींद तो मुझे आ ही नहीं रही थी। मैं तो दरअसल सौरभ के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहती थी। आज बार बार ना चाहते हुए भी सारी बातें आंखों के सामने आ रही थी। जब अरुण और वरुण पैदा होने वाले थे उस समय सौरभ ने मम्मी जी और दीदी दोनों को ही फोन करके बताया था कि डॉक्टर के अनुसार मेरी प्रेगनेंसी क्रिटिकल है, ऊपर से जुड़वा बच्चे हैं। लेकिन तब मम्मी जी ने बड़ी ही आसानी से पल्ला झाड़ लिया था, ये कहकर कि उनकी तो खुद की ही तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वह नहीं आ सकती। दूसरी तरफ डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए कहा था। अब ऐसे हालात में कोई तो चाहिए था जो मेरी मदद करता। तब मैंने बड़ी भाभी को बुलावा भेजा था। और सच कहूं तो मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि केवल एक फोन पर बड़ी भाभी मेरे लिए यूं दौड़ी चली आएंगी। मेरे फोन करने के अगले ही दिन भाभी मेरे सामने खड़ी थी और आते ही उन्होंने सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर ले ली। मेरी तबीयत का ध्यान रखना, खाने की व्यवस्था, घर की साफ सफाई, मेरी दवाइयाँ, आराम, हर चीज का ख्याल उन्होंने रखा। ऐसा लगता था मानो मेरा ख्याल मेरी माँ रख रही हो। वो अलग बात है कि मेरी माँ ने कभी बड़ी भाभी को मान नहीं दिया, क्योंकि वो उनके सौतेले बेटे की पत्नी थी। और वो भी वो बेटा जो शादी के 2 साल बाद ही ईश्वर को प्यारा हो गया था और पीछे छोड़ गया था अपनी विधवा पत्नी। अब तो भाभी का जीवन अपमान से भर गया था। भैया थे तो फिर भी थोड़ा बहुत सम्मान था उनका, लेकिन अब तो वो घर की वो महिला थी जो केवल नौकरों की तरह काम करती थी, लेकिन फिर भी नाम मात्र की इज्जत उन्हें नहीं दी जाती थी। तब मेरे ही कहने पर उन्होंने अपने सिलाई के हुनर के बलबूते पर अपना चूल्हा चौका अलग कर लिया। थोड़े समय बाद एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहने लग गई, लेकिन हमेशा नितांत अकेली, क्योंकि भैया उनकी गोद में अपना अंश भी डालकर नहीं गए थे। मैं जब भी मायके जाती थी हमेशा भाभी से जरूर मिलती थी। न जाने क्यों उनसे अलग ही आत्मीयता का रिश्ता था। इसीलिए जब मुश्किल की घड़ी आई तो सबसे पहले मैंने अपनी बड़ी भाभी को ही याद किया। भाभी ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से निभाई। बच्चों की डिलीवरी के बाद भी उन्हें संभालना, मुझे संभालना, रात रात भर मेरे साथ जागना, सब कुछ किया उन्होंने। यहाँ तक कि जब बच्चे 2 साल के हो गए तब जाकर मैंने उन्हें वापस जाने दिया, क्योंकि जानती थी वहां पर उनका कोई नहीं है। यहाँ पर कम से कम हम लोगों के बीच तो हैं। लेकिन अब भाभी का भी मन नहीं मान रहा था। लगभग 3 साल हो गए थे उन्हें हमारे साथ रहते हुए, इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि वो अपनी ननद के घर पर रह रही हैं। उस पर मम्मी जी का रूखा व्यवहार कभी कभी उनका दिल दुखा देता था। हालांकि वो आती बहुत कम थी, लेकिन जब भी आती थी अपनी बातों से ये जाहिर कर ही देती थी कि बड़ी भाभी अपनी ननद के घर में इतने समय से रह रही हैं। फिर भाभी की भी इच्छा थी, इसीलिए मैंने भी खुशी खुशी उन्हें रवाना कर दिया। अगले दिन से नियम बनाकर रोज मैं उनसे बात करती, अपने दिल का हाल बताती। गाहे बगाहे रिश्तेदारों में या सामाजिक कार्यक्रमों में कभी कभी मुलाकात भी हो जाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और साथ ही साथ में मेरी व्यस्तताएं भी बढ़ने लगी, लेकिन फिर भी बड़ी भाभी से फोन पर बातचीत जारी थी। हाँ, कभी कम तो कभी ज्यादा, लेकिन बातचीत तो हो ही जाती थी। ऐसे में एक दिन अचानक बातों बातों में भाभी ने बताया कि उन्हें अब कम दिखाई देता है। तब मैंने उन्हें जिद करके कहा कि आप एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए। लेकिन भाभी लापरवाही बरतने लगी और जब दिक्कत ज्यादा बढ़ गई तो डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन के लिए कह दिया। अब मेरा फर्ज बनता था कि मैं बड़ी भाभी को अपने पास लाकर उनका ऑपरेशन करवाऊं और उनकी सेवा करूं। इसीलिए मैंने बिना सौरभ से पूछे उन्हें निमंत्रण दे दिया। और थोड़ी नानुकर के बाद बड़ी भाभी मान भी गई। लेकिन जब मैंने ये बात सौरभ को बताई तो न जाने क्यों वो गुस्सा हो गए। अरे यार, तुम जानती हो ना, बच्चों की फाइनल एग्जाम आने वाले हैं। ऐसे समय में बड़ी भाभी का यहाँ आना, ऑपरेशन करवाना, मतलब कि एक तो खर्चा, उस पर से उनकी सेवा, घर की सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, वो अलग। और सच कहूँ ना तो उनका वो देसी रहन सहन मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए एक काम करो, उनको कह दो कि वहीं पर ऑपरेशन करवा लें।
सौरभ, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं कि बड़ी भाभी के कितने एहसान है हम पर, और उसके बावजूद भी आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। बड़ी भाभी ने उस समय हमारा साथ दिया था जब कोई और हमारा साथ देने को तैयार नहीं था, आपकी माँ भी नहीं। उस समय बड़ी भाभी ने ही सब कुछ संभाला था, मुझे, इस घर को और हमारे नवजात बच्चों को। तुम जानते हो ना उस समय मेरी कंडीशन क्या थी? तब तुम्हें उनका देसी रहन सहन दिखाई नहीं दिया, लेकिन आज जब उन्हें जरूरत पड़ी है तो तुम्हें यह सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने सौरभ को समझाने की कोशिश की। अरे यार, इतना इमोशनल क्यों रहे हो? ठीक है, उन्होंने जो किया सो किया। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ, वो किसी को हायर कर लेंगे। लेकिन प्लीज यार, बच्चों के एग्जाम है और इस समय किसी को यहाँ पर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। सौरभ ने भी अपना अंतिम फैसला सुना दिया और ऑफिस चले गए, और मैं वहीं जड़वत खड़ी रह गई, क्योंकि मैं तो बड़ी भाभी को निमंत्रण दे चुकी थी। और ऐसे में क्या कहती मैं उन्हें फोन करके कि सौरभ ने आपको यहाँ बुलाने से मना कर दिया है? और किस मुंह से मैं उन्हें ये कहती, क्योंकि मैंने खुद ही उन्हें आगे होकर कहा था। मुझे नहीं मालूम था कि सौरभ इतना स्वार्थी निकलेंगे और बड़ी भाभी के एहसानों को यूं भूल जाएंगे, या फिर केवल पैसे देकर अपना पीछे छुड़ाना चाहेंगे। मैं तो उसी उधेड़-बुन में थी, मन उदास था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ गुस्सा था सौरभ के लिए जो इस तरीके से व्यवहार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ बार बार मन में यही आ रहा था कि क्या यह मेरा घर नहीं है? क्या मैं अपनी मर्जी से अपने किसी रिश्तेदार को अपने घर पर नहीं बुला सकती? आखिर क्यों मुझे सौरभ से परमिशन लेने की जरूरत है किसी को बुलाने के लिए? मेरा दिमाग पूरी तरीके से शून्य हो चुका था और कुकर की बजती हुई सीटियां मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। इसीलिए शायद समझ नहीं सकी कि गैस बंद करना भी जरूरी है। सीटियां लगने के बाद कुकर अचानक फट गया और तब जाकर मुझे होश आया। मैं रसोई की तरफ दौड़ी मैं रसोई की तरफ दौड़ी और वहीं पर मेरा पैर फिसल गया। सर में भी चोट लगी और पैर में भी फ्रैक्चर हो गया। अस्पताल से जब घर आई तो घर की सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। 7 साल के मेरे दोनों बेटे ब्रेड बटर खाकर काम चला रहे थे। पतिदेव फैले हुए किचन को समेट रहे थे। जैसे तैसे किचन समेट कर उन्होंने खिचड़ी चढ़ा दी और वह रात तो निकल गई। मैं तो इस हालत में ही नहीं थी कि घर संभाल पाती, इसीलिए बागडोर तो पतिदेव को ही संभालनी पड़ी। और एक ही दिन में उन्हें पता चल गया कि यह सब कुछ उनके बस की बात नहीं है, इसलिए एक बार फिर से मेरे पास आकर बड़ी भाभी को बुलाने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट करने लगे। हालांकि चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन सौरभ को एहसास दिलाना चाहती थी कि पत्नी के मायके वाले केवल मुसीबत पड़ने पर ही याद आए, ये सही नहीं है। अगर वह मुसीबत में हो तो उनकी मदद करना भी दामाद का फर्ज है। बस इसीलिए मैं अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी। अगली सुबह सौरभ ने एक बार फिर से रिक्वेस्ट की कि मैं बड़ी भाभी को आने के लिए कहूँ, ताकि यहाँ पर वह सारी व्यवस्था देख लें और बाद में उनकी आंखों का ऑपरेशन भी सौरभ करवा दें। थोड़ी बहुत ना नुकर के बाद मैंने भी बड़ी भाभी को यहाँ बुलाने के लिए हाँ कर दी, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी। आखिर मुझे भी तो बड़ी भाभी का अपना और अपने उस मनोहार का मान रखना था जो कि मैंने उनसे की थी। इसलिए झट से फोन उठाया और अपनी बड़ी भाभी को बुला लिया अपने पास, ताकि एक बार फिर से मुझे अपनी माँ के पास होने का एहसास हो सके और उनकी सेवा का मौका भी मिल सके। सच कहा है किसी ने, रिश्ते प्यार, अपनेपन, सहयोग और सम्मान से निभाए जाते हैं, और आज सौरभ भी ये बात समझ चुके थे। क्या आपके पास भी है ऐसी कोई बड़ी भाभी जिससे एक आवाज देने पर वो दौड़ी चली आए? अगर हाँ, तो उनके साथ जल्दी से ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और हाँ, साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐसी ही खूबसूरत कहानियां रोज आपको मिल सके। धन्यवाद।